चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी सेट परीक्षा और एपी परीक्षा, ठीक, प्लस यूजीसी नेट परीक्षा, इनके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इस विषय पर भी बात ये मुख्यतः होने वाली है पेपर 1 को लेकर इस वीडियो में। पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, बात हम वो करने वाले हैं। क्लियर बात है ये? तो मुख्य विषय वस्तु आज की जो होने वाली है वो इस पर हम बात करने वाले हैं एमपी सेट को लेकर प्लस यूजीसी नेट को लेकर के। नेट का एग्जाम तो बहुत ही जल्दी है, सेट का एग्जाम फिर भी बाद में होने वाला है। इन विषयों पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 3 एग्जाम ये आपके सामने एक साथ आए हुए हैं। 3 एग्जाम है आपके पास में। पॉइंट नंबर 1 के बारे में यदि हम बात करें, सबसे पहला कहलाने वाला है आपका यूजीसी नेट का एग्जाम। सबसे पहला क्या है? यूजीसी नेट का है। इसको ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये एक साथ 3-4 एग्जाम है और इनमें थोड़ी सा इंटरचेंज है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है उसमें 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो सेट का एग्जाम है एमपी सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको अपन बोल रहे हैं, उसमें भी 2 पेपर है, पेपर 1 एंड 2। जबकि मध्य प्रदेश में जो एपी की वैकेंसी निकली हुई है उसमें केवल एक पेपर होना है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो ये चीज को काफी अलग बनाती है। हालांकि आप जानते हैं विज्ञप्ति में लगातार चेंजेस चल रहा है नोटिफिकेशन वगैरह को लेकर के, और एक यह भी है कि शायद इसमें पेपर 2 कर दिए जाएं, अर्थात पेपर 1 भी समाहित कर दिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, तीनों को एक साथ लेकर चलना अपने आप में चैलेंजिंग है, पर हम उसको करने का प्रयास करेंगे साहब जी। हो सकता है कि कल को ये वाला सेक्शन इसमें समाहित कर दिया जाए, कई टॉपिक्स आ जाए, तो यानी कि हमारी जो मुख्य विषय वस्तु हो जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी यूजीसी नेट और सेट को लेकर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पेपर 1 को लेकर, हम यहाँ पर बात करने वाले, इसलिए अपन ऐसे फोकस करेंगे। सेट का एग्जाम आखिरी बार जो है वो 2017 का था। नेट का तो लगभग हर साल हमको देखने को मिलता है। 2017 में जो सिलेबस था और जो पैटर्न था, जिसको अपन 2018 वाला बोलते हैं क्योंकि वो रिजल्ट आते आते वो 18 हो गया था वाली बात। ठीक, इन चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे पेपर 1 को लेकर के। मुख्यतः यहाँ बात होने वाली है सिलेबस में क्या चेंज आया हुआ है, किस तरह से है, एक एक करके हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो इसके बैच स्टार्ट हो चुके हैं अपने यहाँ पर, डिटेल्स आपको बोर्ड पर दिख ही रही होगी, देख पा रहे हैं आप। राज्य पात्रता परीक्षा, ये एग्जाम कब है? इसकी जो इनिशियल अभी डेट आई हुई है हमारे पास में, वो दी गई है 4 जून के लिए। 4 जून को इसका एग्जाम होने की संभावना है और हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि सेट को लेकर वैसे ही बहुत जल्दी है। सेट को लेकर अनेक विद्यार्थियों ने मांगे की थी कि साहब एपी की वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन उसका पहले आ गया, पहले सेट होना चाहिए। तो सेट को लेकर वैसे ही जल्दी है, अतिशीघ्र कराने को लेकर के 4 जून तक होना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2 वाली बात है, उसके बारे में स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है। बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्य विषय वस्तु है सिलेबस और पैटर्न। जो गत वर्ष में आया हुआ पेपर था उसको लेकर के हम बात करेंगे। 2 पेपर होने वाले, जैसा कि बार बार बता रहा हूं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को क्या कहा जा रहा है? टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड करके कहा जा रहा है। 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक के 2 नंबर होंगे, 1 घंटे का समय मिलेगा, टोटल 100 अंक करके होने वाले हैं। ठीक, पेपर 2 होने वाला है ऑप्शनल, जो भी आपके द्वारा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा गया होगा उसको लेकर के होने वाला है। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक के नंबर कितने होंगे? 2 होने वाले हैं, ये 200 नंबर का हो जाएगा। ठीक, ये वाली बात दी हुई है। डेट्स वगैरह आपको यहाँ दी हुई है। स्टार्टिंग कब से फॉर्म वगैरह के लिए भरने को लेकर? 27 जनवरी 2023,
लास्ट डेट दी है, इनको ध्यान रखना इन पॉइंट्स को। करेक्शन कब तक करवा सकते हैं? 1 फरवरी से करके आपको वहां दिया हुआ है। ठीक है, सेट एग्जाम की डेट नहीं बढ़ाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसके फॉर्म भरने की जो डेट है उसको बढ़ाया गया है, 31 जुलाई तक कर दिया गया है। ये विशेषकर इसलिए किया गया है ताकि वे विद्यार्थी जो कि सेट का एग्जाम पास करते हैं उनको भी फॉर्म भरने का अवसर मिल सके। ठीक, एग्जाम की डेट जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो दी हुई है आपको 4 जून। कौन कौन भर सकते हैं? जिनके भी पीजी में 55% हो, दिए गए लिस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, पीजी कंप्लीट है या फिर अंतिम वर्ष चल रहा है, अंतिम सेमेस्टर चल रहा है, तो वे विद्यार्थी भर सकते हैं। सिलेबस पर बात करते हैं। सिलेबस, ये जो आप सामने सिलेबस देख रहे हैं ये 2023 वाला जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है, यानी 2023 में जो एग्जाम होना है उसका सिलेबस 2017 या 18 कह लीजिए उसके सिलेबस से बहुत ही माइनर चेंज है, या कहना चाहिए अनेक मामलों तो 99% जो सिलेबस है वो सेम ही है। थोड़ी सा डिफाइन और कर दिया गया कुछ टॉपिक्स वगैरह को लेकर के, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो जो यूजीसी नेट एग्जाम का सिलेबस था उसको उठाकर एज इट इज कॉपी कर दिया गया था। ठीक, पेपर 1 के सिलेबस पर बात कर रहे हैं। पेपर 1 में कुल 10 यूनिट्स होने वाली हैं। कितनी? 10 यूनिट्स होने वाली हैं। यूनिट्स के नाम हमको अलग अलग दिए गए हैं यहाँ पर, क्लियर है? एक एक करके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहली यूनिट जो आपको दी गई है, सभी यूनिट में से 10 यूनिट में से 50 क्वेश्चन आने हैं, आपको इस बात को पता ही है, यानी ईच यूनिट का 5 क्वेश्चन का फिगर बनता है। ठीक, प्रत्येक यूनिट को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, कहीं पर 5 है, कहीं पर 6 है, कहीं पर 2 ही हिस्से हैं। यदि 5 है का मतलब यह है कि अगर ये 5 होते, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, यह संभावना बनती है। और ये रेशो आजकल फॉलो किया जाने लगा है एग्जाम में कि जितने भी दिए गए सब्जेक्ट्स हैं उन पर क्वेश्चन जरूर आएंगे, जो टॉपिक्स उन पर आएंगे। जैसे पहले इम्बैलेंस होता था, बोले साहब 10 टॉपिक दिए गए, 10 में से पता चला उस यूनिट के 10 टॉपिक में से 2 से ही क्वेश्चन आए, 8 से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा पहले हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है स्वरूप? अब स्वरूप ये है कि साहब सभी से बराबर बराबर उनको लेना ही है। ठीक, यूनिट 1 अपने आप में बहुत ही बेसिक यूनिट है और टफ और बड़ी यूनिट भी कहलाने वाली है, और अनेक विद्यार्थियों का जो स्कोरिंग यहाँ होता है ये काफी कमजोर हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पेपर 1 और पेपर 2, 1 एंड 2 दोनों में ही स्कोर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनके स्कोर के बेस पर ही, यानी कंबाइंड जो स्कोर होगा उसके आधार पर ही मेरिट तैयार होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं कि पेपर 1 को क्वालिफाई कर लो, पेपर 2 ऑप्शनल में ही बनाइए। दोनों में ही, बोथ में ही मिनिमम पासिंग मार्क्स भी हैं। ठीक, 40% जनरल कैटेगरी के लिए है, कैटेगरी वालों को छूट दी गई है। क्लियर है? चलिए यूनिट नंबर 1 पर बात करते हैं। शिक्षण। शिक्षण में क्या दिया है? अभी शिक्षण की अवधारणाएं क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, शिक्षण का ये स्तर क्या होता है, स्मरण शक्ति को लेकर के, समझ को लेकर, विचारात्मकता को लेकर इसकी विशेषताएं क्या है, मूल अपेक्षाएं क्या है, इन पर क्वेश्चन आएंगे। किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? कुछ भी नहीं तो उठा करके दे दिए साहब कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है, अरस्तु शिक्षा के उद्देश्य किन्हें बताते हैं, इस तरह से करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, अवधारणा क्या है, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा सिंपल सी बात यह है कि सर्वांगीण विकास है, मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, मानवीय व्यक्तित्व का साहब जी, यानी कि ना केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक इत्यादि वगैरह, तो सभी पक्षों का बेहतरीन श्रेष्ठतम विकास हो, वही क्या है? शिक्षा है। यहाँ पर आप एज अ टीचर अपियर हो रहे हैं, इस बात को समझिए, क्योंकि ये जो आप एग्जाम दे रहे हैं इसके बाद में आप क्या बनने वाले हैं? टीचर बनने वाले हैं। तो टीचर से अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ाएंगे। ये अच्छा पढ़ाना क्या होता है? अच्छा पढ़ाने का आशय यहाँ पर यही है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आप में योग्यता होनी चाहिए, उन विषयों को लेकर के क्वेश्चन आने वाले हैं, आते ही हैं।
शिक्षार्थी की विशेषता यानी टीचर की विशेषता, ये बिल्कुल वही पॉइंट है। ठीक, दोनों ही आ जाने वाले हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी, जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, चाहे बच्चे हों चाहे वयस्क हों, उनसे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नता इत्यादि सभी को लेकर के, यानी कि सामान्य जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में, प्लस कोई दिव्यांग है तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हायर एजुकेशन संस्थानों के बारे में बात दिया हुआ आपको कि क्या ही अध्यापक केंद्रित वर्सेस शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति क्या करके कहलाती है। इन पर क्वेश्चन आने वाला है, पिछले बार भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ठीक, इसमें ही स्वयं प्रभा पूछेगा। स्वयं प्रभा केवल कुछ नहीं तो उठाकर ही कब से चालू किया स्वयं प्रभा, स्वयं कब चालू किया। ठीक, मूक्स क्या है, मूक्स नहीं सुना होगा बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मूक्स, ठीक, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कनेक्टिविटी है, उसके बारे में यहां बात हो रही है। सीधी सी बात यह है कि जिस सॉफ्टवेयर से फॉर एग्जांपल अभी आप पढ़ रहे हैं, हमारे क्लास का ऐप है, उस ऐप के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, ये किसका उदाहरण है, ये मूक्स ही का तो एग्जांपल है साहब जी। ठीक, तो ये मूक्स हैं। ऐसे कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहली बार शुरुआत कब हुई, 2008 में हुई थी, कौन थे, क्या जनक, सब पढ़ेंगे अपन। ठीक, उसके बाद में अपग्रेडेशन कब हुआ, बोले 2012 में हुआ, सब पढ़ेंगे। अभी केवल चर्चा बस कर रहे हैं। तो इन पर क्वेश्चन आने वाला है, खासकर कोविड के टाइम पर ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफी बदलाव हुआ, प्रोवाइडर प्लस रिसीवर दोनों को लेकर, यानी देने वाले कौन, शिक्षक, लेने वाले कौन, विद्यार्थी। व्यापक बदलाव हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदलाव हुआ, सोच को लेकर बहुत बदलाव आया है साहब, टेक्नोलॉजी को लेकर बदलाव आया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को लेकर बहुत चेंजेस आए हुए हैं। आज से 2-3 साल पहले तक अनेक विद्यार्थियों ने सोचा भी नहीं होगा सर ऑनलाइन पढ़ाई, बोले सर चक्कर आ रहे हैं सुन के। तो ये हुआ करता था पहले, बोझल, बोरिंग इत्यादि। तो अब अपन को बहुत विधिवत उस चीज को करना है, कर रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। शिक्षा के लिए सहायक प्रणालियां क्या क्या होती हैं, परंपरागत प्रणालियां क्या रही, आईसीटी आधारित प्रणालियां क्या हैं, सब पर क्वेश्चन रहे हैं। मूल्यांकन प्रणालियां क्या होनी चाहिए, किस तरह से उसके तत्व क्या है, विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम क्या है, पूरे देश भर में लागू कर रहे हैं। अभी तो नया वाला जो आया है, वर्ल्ड वाइड हमने इसको जोड़ा है, ग्लोबल लेवल पर हम अपना वाला प्लेटफॉर्म ले आए हैं साहब, और इसके स्कोर जुड़ेंगे। तो ये करंट का विषय तो क्रेडिट प्रणाली आने वाली है, जो अभी यूजीसी नेट का एग्जाम उसमें भी और सेट में भी आएगी ही आएगी। ठीक है, नए इनोवेशंस वगैरह क्या कैसे आए हैं, ग्रेडिंग सिस्टम, पैटर्न, परसेंटाइल इत्यादि वगैरह सारी चीजें क्लियर। ये केवल यूनिट 1 है। यूनिट 2 पर बात करें, रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति। ठीक, शोध क्या होता है, शोध के प्रकार क्या हैं, क्या होता अर्थात अर्थ क्या है, उसके टाइप क्या है साहब, क्या विशेषताएं होती है, इसमें प्रत्यक्षवाद क्या होता है। ठीक, उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या है, इसके क्या क्या उपागम है, ठीक है, मेथड्स वगैरह क्या है, इन पर क्वेश्चन। शोध की पद्धतियों पर, प्रयोगात्मक क्या है, विवरणात्मक क्या है, ऐतिहासिक क्या है, गुणात्मक क्या है, मात्रात्मक क्या है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, इन पर क्वेश्चन आएगा। यानी ये जो पीजी करा है, पीजी के पश्चात में पीएचडी करते हैं, तो मान के चलिए कि पीएचडी में बिगिनिंग टू एंडिंग क्या क्या प्रोसेस, प्रक्रिया अपनाई जाती, तौर तरीके क्या होते हैं, उन सबको लेकर के क्वेश्चन हमको यहां मिलने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, शोध में फॉर्मेट, संदर्भ की शैली क्या है, बहुतों को नहीं मालूम होगा, बिब्लियोग्राफी क्या है, कुछ नहीं, उठा के सिर्फ इतनी दे देंगे, बिब्लियोग्राफी, अटक जाएंगे बच्चे की किससे संबंधित है। नेक्स्ट जाते हैं, थर्ड है बोध। थर्ड यूनिट में आपको पैसेज आने वाला है, गद्यांश दिया होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे आपको उस गद्यांश से। प्राय 5 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। शुरुआत के 2 क्वेश्चन फिर भी कह सकते हो कि आसान, तीसरे नंबर का क्वेश्चन की थोड़ी सी कठिन, बाकी जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी के साथ हमको बनाना पड़ता है, वरना लगा तो 5 के 5 आएंगे, 5 में से अपने हिसाब से पूरे ही सही होने चाहिए, तो अपन मेहनत करेंगे, वर्क करेंगे, तौर तरीके बताएंगे कैसे क्या बनाया जाता है। यूनिट नंबर 4, संप्रेषण, क्या अर्थ है संप्रेषण का, यह पूछेंगे। कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर का बच्चे से इंटरेक्शन होना है, पूरे इंस्टीट्यूशन से इंस्ट्रक्शन होना है, उसके माता पिता समाज से इंटरेक्शन होना है,
क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कौन सी ऐसी क्षमताएं योग्यताएं होनी चाहिए, इन पर क्वेश्चन आने वाला है। तो ये इसका यूटिलाइजेशन है, आगे उसका यूज है। यही वजह है कि आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अर्थ, प्रकार, लक्षण, प्रभावी संप्रेषण, इस पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि इस प्रकार का संप्रेषण क्या कहलाएगा, वाचक कहलाएगा, गैर वाचक कहलाएगा, सांस्कृतिक है, सामूहिक है, ये कक्षा संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। बहुत क्वेश्चन होंगे इस पर। ये यूनिट 1 से लिंकअप हो जाता है। फिर भी क्या बाधाएं, क्या चुनौती है, क्या चैलेंजेस वगैरह है, मीडिया और समाज को लेकर के क्या है, क्वेश्चन बनेगा इस पर। यूनिट 5 तर्क और अभिव्यक्ति, गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो क्वेश्चन आने वाला है वह रीजनिंग को लेकर होगा प्लस मैथ्स को लेकर होगा। मैथ्स मान के चलिए कि जो 10th का लेवल होता है उस पर आने वाली है। अनेक विद्यार्थी जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है वो इसको टालने का प्रयास करते हैं। ये गलत होता है और इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो टाले नहीं। माना इतने समय में अपन से मैथ्स नहीं बनी, ये बात सही है, क्योंकि अपना वो बैकग्राउंड नहीं है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इत्यादि बातें हैं। लेकिन फिर भी मान के चलिए कि यदि इस यूनिट में से आपको 10 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक, प्रश्न 3 ही प्रकार के होते हैं, सरल, अति कठिन एंड कठिन। अगर आपको सेलेक्ट होना है 1, 2 एंड 3, यदि आपको सेलेक्ट होना है और आपका ये बैकग्राउंड नहीं भी है तो सरल तो पूरे सही होने चाहिए, कठिन में से कम कुछ बना लो, अति कठिन वाले जाने दो, नहीं बनाओगे चलेगा। कहने का आशय ये है कि यहाँ पर आपको एक एवरेज, एक बैलेंस या मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अर्थात बिल्कुल ही नहीं छोड़ देंगे और ये नहीं कि अपन उसको लेकर बैठ जाएंगे बिल्कुल मैथ्स में तो अपन को रामानुजन बन जाना है। दोनों ही प्रकार की अतियों से बचेंगे, यह प्रयास होना चाहिए। मैथ्स को लेकर, रीजनिंग को लेकर 10 क्वेश्चन, 5 मैथ्स, 5 रीजनिंग, और डेफिनेटली अपन प्रयास करेंगे, पढ़ाएंगे आपको, इस वे में पढ़ाएंगे और यह ध्यान रख के ही पढ़ाएंगे कि आपका मैथ्स और रीजनिंग का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत दिक्कत है शुरू से ही, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते आप, उसके बावजूद भी आपको सिखा देंगे। इतना तो सिखा देंगे कि आप ये कम से कम ये 2 लेवल के जो क्वेश्चन है ऊपर वाले 5, 6, 7 क्वेश्चन तक आप बना लेंगे। 2-3 क्वेश्चन नहीं बनेंगे चला लेंगे, बाकी जगह पर नंबर स्कोर करने का प्रयास करेंगे। तो इस वे में पढ़ाने का प्रयास मेरा रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, टॉपिक्स के नाम आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, मैथ में ऑलरेडी ये क्लियर किया, तो ये बहुत अच्छा होता है। कैसे कि साहब आपको अंश, समय और दूरी वाला क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्याज छूट और औसत, सिर्फ ये ही टॉपिक आपको बनाने हैं किसमें, मैथ्स में। नंबर सिस्टम, ये क्या रहेंगे, रीजनिंग वाले टाइप्स रहने वाले हैं। रिलेशंस वगैरह, श्रृंखला वगैरह आपको दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि इनमें फिक्स रहता है कि बहुत ज्यादा मैथ्स और बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं आनी है, बहुत ही सामान्य स्तर पर लगभग आने वाली, थोड़ी सी अपन एफर्ट्स लगा देंगे तो डेफिनेटली बना लेंगे साहब। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पहले से दिमाग में हाइप बना के रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक बैलेंस अप्रोच लेकर अपन को चलना है, ये अपना प्रयास होगा और डेफिनेटली अपन बना लेंगे। यूनिट नंबर 6 अलग से ही दिया है, युक्ति युक्त तर्क, रीजनिंग टाइप का ही लगता है अपन को, परंतु आपको यहाँ पर तर्कों के प्रकार, उससे संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं, कथन कारण दिए जाते हैं। यदि पहला कथन है तो पूर्व धारणा ये दी हुई है, तो साहब जी क्या कैसा सही होगा, पूर्व धारणा सही है, कथन सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, इस तरह से होगा। वैन आरेख वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां शेर हैं, कुछ शेर जो है वो बिल्लियां नहीं है, तो बताइए कि कौन क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्या हो गया, वैन आरेख वगैरह वो देखेंगे। भारतीय तर्कशास्त्र, उसका स्वरूप क्या रहा है, पुराना फॉर्मेट क्या रहा है, इस पर क्वेश्चन आने वाले। कुछ इस प्रकार से अपन इसको बनाएंगे साहब जी, ठीक। अभी क्वेश्चन पेपर बस आने वाला है, उसमें आप देखेंगे कि 2018 में जो पेपर आया था वो किस टाइप का था। यूनिट नंबर 7 आपको दी हुई है, आंकड़ों की व्याख्या।
ये बहुत टफ क्वेश्चन आता पहले से ही, आप जान लीजिए। ये कुछ और नहीं है, ये एक मैथ्स का ही टाइप है। सच बात तो ये है, जिसका मैथ्स प्लस जिसका कैलकुलेशन अच्छा होगा प्लस जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी, वो इसको बना लेगा। यही कहलाता है डीआई, डेटा का इंटरप्रिटेशन। ये आपको वहां पर चार्ट दिया होगा, कुछ कोई लिस्टें दी हुई होंगी, कहीं साहब ये 4 वर्षों के परिणाम है, 5 विद्यार्थी हैं, 5 कॉलेज हैं, इन कॉलेज में इतने इतने विद्यार्थी रहे हैं, पांचों कॉलेज में से 2022 में सबसे ज्यादा पास होने वाला परसेंटेज कौन सा है, 2020 में फेलियर का परसेंटेज ज्यादा किसका है, सबका मिला के औसत कितना है, पासिंग का, फेलिंग का, इत्यादि वगैरह, ऐसा करके क्वेश्चन होगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का है ये, काफी लॉजिकल वे में बनाना पड़ता है, कई चीजों को लिंक अप करके फटाफट जोड़ना पड़ता है, परसेंटेज निकालना, एवरेज निकालना, ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो जब अपन मैथ्स और रीजनिंग कर रहे होंगे, वहां पर ही अपन इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आपको बन जाएगा। ठीक, तो ये प्रयास मेरा रहने वाला है आपको बताने के दौरान में। टाइप दिए आंकड़ों का स्रोत, वर्गीकरण, ठीक, पूछ लिया। कई बार इन पर थ्योरिकल क्वेश्चन भी होते हैं, थ्योरिटिकल क्वेश्चन। कैसे? बोले साहब प्राथमिक आंकड़े किसको कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े किसको कहते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो बनाएंगे अपन, उस चीज को बनाने का प्रयास करेंगे। आंकड़ों की व्याख्या दी है इत्यादि वगैरह करके ऐसा पॉइंट लिखा हुआ है। यूनिट 8 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जीएस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस पर, जो किस पर कनेक्टेड होने वाले हैं, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर होने वाले हैं। इनके शॉर्ट फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह को लेकर, उनकी ग्लॉसरी, शब्दावली को लेकर, इंटरनेट को लेकर एक क्वेश्चन जरूर होने वाला है। खासकर वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन ये होता है साहब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ये जो जोड़ रहे हैं, चाहे ऑप्टिकल फाइबर वगैरह हो, ब्रॉडबैंड वगैरह हो, उसमें कनेक्शन के टाइप, ये सब चीजों को लेकर के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल होते हैं। नई जनरेशन वाले बच्चे जिन्होंने अपने स्कूल और ग्रेजुएशन के दौरान में नए टॉपिक्स जो शामिल हुए उनको पढ़ा है, तो उनको फिर भी आसान लगते हैं। पुराने वाले जो है ना, वो थोड़ी सी इसमें परेशान होते हैं कि साहब कंप्यूटर रट रट के समझ समझ के परेशान हो चुके हैं, करंट अफेयर उतना अपडेट नहीं है। तैयार करवाएंगे निश्चिंत रहिए साहब। और विशेषकर किस संदर्भ में, एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के संदर्भ में ही ये पूछा जाता था भी। हायर एजुकेशन को लेकर क्या डिजिटलाइजेशन किया गया, पहले क्या है, भारत सरकार के द्वारा कौन से क्या प्रोग्राम वगैरह चलाए गए हैं, तो उनको लेकर क्वेश्चन होगा साहब जी। इसका गुड गवर्नेंस को लेकर कैसा क्या योगदान वगैरह है, क्या चीजें हो रही हैं, इन पर क्वेश्चन होता है। यूनिट नंबर 9 पर आ जाइए, लोक विकास और पर्यावरण। तो पर्यावरण से संबंधित ही ऐसा एक्शन है। खास बात है कि आपको ऑलरेडी टॉपिक दिए हैं, पर्यावरण में 50 और टॉपिक है, आपको क्लियर कर दिया कि इन 50 टॉपिकों पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गिने चुने जो आपको दिए ना, इन पर क्वेश्चन होगा। और अच्छी बात यह है कि इन पर ही होता है, जब उनको फिर भी काफी आसान पड़ता है कि साहब यही वाले सेक्शन हमको तैयार करने हैं और अपन बना लेंगे साहब। तो जैसा कि आपको वहां पर दिया हुआ है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स करके दिए हैं, संपोषणीय विकास और उसका लक्ष्य दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक, पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ रहे हैं मानवीय गतिविधियों के, इससे संबंधित मुद्दे कौन से हैं, नेशनल, ग्लोबल इत्यादि को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक, उनके प्रभाव अभी भारत में भी देखा गया, फॉर एग्जांपल जोशीमठ वगैरह का दरकना खिसकना इत्यादि वगैरह, इतने लोग बेघर हो गए साहब जी, है ना, इतना हैवी प्रोजेक्ट वहां पर लगा हुआ है, पहाड़ों का खिसकना, लैंड स्लाइडिंग वगैरह, तो इन सब इश्यूज से रिलेवेंट जो क्वेश्चन है वो पूछ लेंगे। तो ये वही चीज है, अभी करंट में चल ही रही चर्चा में, कितना ज्यादा आ रहा है जोशीमठ वगैरह को लेकर के, ठीक। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, यानी पॉल्यूशन वाला टॉपिक ही आपको पढ़ना है साहब। इससे संबंधित जितने भी इनिशिएटिव्स वगैरह हैं, पहले वगैरह हैं भारत सरकार द्वारा ग्लोबल लेवल पर, वो ही पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा फैलाव नहीं होता इसमें, कम से कम। मानव स्वास्थ्य, इन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है प्रदूषकों वगैरह का, ये इस पर क्वेश्चन होने वाले हैं। ऊर्जा पर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण विषय होता है। प्राकृतिक और सौर ऊर्जा, मतलब फिक्स ही है, मान के चलिए आप, फिक्स ही है। एक क्वेश्चन याद दिलाना चाहूंगा, पूछा गया क्वेश्चन है नेट वगैरह में कि इनमें से कौन सा 24x7 नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है, या कौन 24x7 ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक।
एक क्वेश्चन इस तरह से कुछ था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, ए बी सी और डी। ठीक है, देखते हैं। तो जल ऊर्जा संयंत्र पूछा था, है ना, ऊर्जा संयंत्र, पावर प्लांट के बारे में। तो हाइडल पावर प्लांट के बारे में था, पवन ऊर्जा के बारे में था, पवन चक्की मतलब। एक था आपका भूतापीय ऊर्जा को लेकर था, काफी क्लोज ऑप्शंस दिए गए थे वहां पर आपको। ठीक है, सौर ऊर्जा था। ठीक, आप में से जिसको भी इसका उत्तर पता हो बताइए क्या लगाना चाहोगे। ठीक, तो क्वेश्चन दिया है आपको, 24 घंटे सातों दिनों तक आपको कौन इसमें से ऊर्जा प्रदान करेगा। ये बहुतों को रुलाया होगा ये क्वेश्चन, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। मैं यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर अच्छी बात यह है कि सिलेबस के टॉपिक क्लियर किए गए हैं, तो बुरी बात उसमें यह है कि फिर उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। जबकि ये अभी फिर भी मैं कहूंगा कि मिड रेंज का क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है, टफेस्ट तो और भी आगे जाएगा। ये गलत हो जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग कहेंगे सर कि जल, तो जल तो एक गलत जवाब है, पहले ही जान लो आप कि जल एक गलत जवाब है। 24 घंटे सातों दिन का मतलब होता 365 दिन की बात हो रही है, हमेशा ऑलवेज की बात हो रही है। क्या आपके यहां साउथ इंडिया में बारिश के 6 महीने गुजर जाने के पश्चात में भी नदियों में जल रहता है, उसी क्षमता से निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्या वो आपके पावर प्लांट्स, हाइडल पावर प्लांट, बांध वगैरह नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि पानी नहीं है नदियों में। आप नॉर्थ इंडिया बस क्यों देख रहे हैं, आप साउथ इंडिया भी देखो, आप पूरा विश्व भी देखिए साहब, सभी स्वरूप में। तो जल तो पहली बात गलत जवाब है। बोले सर विंड, विंड सही जवाब होना चाहिए। विंड भी गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है? कुछ महीनों में हवा तेज चलती है, अच्छी हवा मिलेगी, कुछ में नहीं भी मिलेगी। तो 24x7 नहीं रह गया, ये तो विंड भी गलत है। सौर ऊर्जा, बोले सर ये तो सही है। तो बोले रात में क्या करोगे? 24 कहा है, 12 नहीं कहा है आपसे, 12 घंटे नहीं, दिन और रात होता है 24 घंटे। तो सौर ऊर्जा रात में नहीं प्रदान करेगा, फिर वो आपको निरंतर नहीं दे रहा वो। बचा क्या? जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा, सिर्फ यही है जो कि आपको देगा क्या? 24x7। देखो कितना घुमावदार क्वेश्चन पूछा आपसे, किस टेक्निकल वे में उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो पैटर्न है, बताने का आशा है कि एक साइड नो डाउट पर्यावरण एक अच्छा सरल सामान्य अध्ययन का अवेयरनेस इत्यादि वगैरह को लेकर अच्छा विषय है, लेकिन उस पर ये नहीं कि आप केवल पढ़ के रट्टा मार के पहुंच गए, बोले विश्व पर्यावरण दिवस बोले 5 जून को मनाया जाता है, बोले इतने में काम बन जाएगा। ये नहीं है, एनालिटिकल अप्रोच पर पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ना समझना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में अच्छे अच्छे विद्वान गलती कर बैठे थे, बोले नहीं ये वाला नहीं, ये होना चाहिए। खास बात है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर ये पूछा गया, यानी कि ना केवल यहाँ पर एनवायरमेंट को ऐड किया है, बल्कि उसके साथ में लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन जो है उसको भी ऐड करके पूछा गया है। अटक गए साहब। ठीक, तो रीजनिंग भी सही लगाता जो व्यक्ति, वो बना पाता, अदरवाइज गड़बड़ था। इन सबके नंबर या तो कटेंगे या तो मिलेंगे। मिलेंगे तो अच्छी बात है साहब, सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। और कट गए नंबर तो गया साहब पानी में, कोई मतलब नहीं, इतनी मेहनत से अपन एनवायरमेंट तैयार किया। ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित है, ये आने वाला है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत विशाल का अधिनियम कहलाता 1986 का। और भी अन्य अधिनियम को पूछते हैं, प्रोटोकॉल्स वगैरह आ जाने वाले हैं, चाहे मॉन्ट्रियल हो, चाहे रियो सम्मेलन हो, बायोडायवर्सिटी को लेकर सम्मेलन हो, पेरिस समझौता हो, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, कुछ नहीं तो उठाकर ये पूछ दिया। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि है अभी हाल ही में उसमें शामिल हुए नए देश का नाम बता दीजिए। लैटिन अमेरिकी वो कौन सा देश है, कितने हो गई है संख्या कुल मिलाकर इस संगठन में देशों की, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। उसके सराउंडिंग होगा, कहाँ से शुरुआत हुई, पेरिस कन्वेंशन से शुरुआत हुई, कौन देश थे साहब जी, बोले जिन्होंने इसको प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बोले साहब भारत, मोदी जी, प्लस फ्रांस इत्यादि वगैरह। तो पूछता है इस पर क्वेश्चन, तैयार रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को अपन प्रिपेयर करेंगे, इसी क्लास में करने वाले हैं। यूनिट नंबर 10 पर आ जाइए। यूनिट नंबर 10 बोलता है साहब हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोल रहा है, उच्च शिक्षा प्रणाली पर फोकस है यह। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है।
इस पर भी हालांकि क्वेश्चन उतने ही आएंगे जितने बाकी यूनिट्स पर आने वाले हैं साहब, 5-5 क्वेश्चन, ठीक। परंतु ये बड़ा टॉपिक है। उच्च अधिगम संस्थाएं कौन सी हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा को लेकर क्या कैसा मॉड्यूल रहा है, तो इसको लेकर ज्यादा बच्चे पढ़ने को नहीं मिल पाता, उसके अपडेशन के साथ में नहीं मिल पाता। ये सारी यूनिट्स का पहले ही बता दूं कि नोट्स प्रोवाइड हम करेंगे आपको, निश्चिंत रहें, बहुत अच्छा नोट्स मिलेगा आपको, उसको पढ़ लो, वो करंट के साथ में अपडेटेड मिलेगा, ठीक। क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग भी मिलेगा, क्योंकि उसमें यह होता है कि उठा करके करंट से जोड़ करके पूछ दिया उन्होंने। एक उदाहरण देना चाहूंगा जो कि क्वेश्चन आपको अभी मिलेगा। भारत के जो प्राचीन विश्वविद्यालय रहे हैं, ठीक है, एंशंट जो हमारी यूनिवर्सिटीज वगैरह रही हैं, इनमें से किन्हें यूनेस्को ने सांस्कृतिक या शैक्षणिक धरोहर के रूप में शामिल किया है, शामिल किया है पूछ रहे हैं, मान लो, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझने का प्रयास करना। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोले एक, बोले वल्लभी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 2 दे दिया जाएगा आपको ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक, ये इसी का क्वेश्चन है, ये प्राचीन भारत में शिक्षा का, ठीक है, उदंतपुरी। तीसरा दे देगा आपको नालंदा, चौथा दे देगा आपको तक्षशिला, पांचवा दे देगा कांची विश्वविद्यालय। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन ए, बोले 1 2 3 4 5 यानी कि ऑल, ऑप्शन बी 1 3 4, ऑप्शन सी 3 4 5, ऑप्शन डी 2 3 4 5। बताइए क्या उसका उत्तर होगा। यह एग्जैक्टली वो क्वेश्चन है जो कि आ चुका है, ठीक, नेट में आया था क्वेश्चन। एक ऑप्शन और भी देना चाहेंगे, 3 एंड 4, ऐसे 5 दिए थे यूजीसी नेट में जब ये आया था। एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, 20 समथिंग कुछ के आसपास का ये क्वेश्चन था, जहां तक मोटे तौर पर याद आ रहा है, बट ये क्वेश्चन था साहब, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसका आंसर जो है ना वो ये है नालंदा और तक्षशिला। तो ये कथन कारण पर बेस्ड है। अब सोचिए कहां करंट के साथ में लिंकअप करके पूछ रहा है वो क्वेश्चन, वो ये वाले क्वेश्चन। अभी हाल ही में 3 नए शामिल किए हैं, वारंगल वाले को भी शामिल किया है, वो ऑप्शन में नहीं था, उसमें पुराना वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि पूछ देंगे क्या करो तभी, बोले हाल ही में वर्ष 2022 में 3 को नए को शामिल कर लिया, अटक गए अपन। तो इन सब चीजों को बेसिक प्लस जो चीजें करंट का एस्पेक्ट है उन सब के साथ में कैसे क्या बनाएं, वो सब क्लास में आपको बताएंगे, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में बताएंगे, साथ ही साथ उसका कंटेंट वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराएंगे हम। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि बोले साहब 2-2 अंकों वाले 5-5 प्रश्न आने वाले, 10 यूनिट है तो ईच 5 क्वेश्चन होंगे, 2 अंक यानी 5 दूनी 10 के अंकों के होने वाले हैं। कुछ विद्यार्थियों के लिए अलग समय दिया जाएगा, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए। तो अब आप इससे भी आगे आइए, हालांकि हम बाकी पेपर्स भी देखेंगे, परंतु विशेषकर हम यहां पर क्या देख रहे हैं, 2018 में जो सेट परीक्षा का पेपर था वो कैसा पेपर आया था, किस टाइप का था, उसके कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज करने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। बाकी पेपर का मतलब ये है नेट परीक्षा में जितने भी पेपर हैं, चाहे 2021 वाला हो, 20 वाला हो, 19 वाला हो, इन सबको अपन सॉल्व करेंगे, वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि टेक्निक क्या होनी चाहिए इसको बनाने के लिए। पढ़ने का तरीका तो सिंपल था सभी का, पढ़ लो, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग ही होता है एग्जामिनेशन हॉल में। सिंपल से तरीके से पढ़ के बनाने वाले विद्यार्थी सेलेक्ट नहीं हो पाते साहब, बहुत कंपटीशन है। चलिए, तो कुछ तिथियां वगैरह दी हुई हैं, देख सकते हैं आप। 17 जनवरी 2019 के अंतर्गत जारी किया था इसको।
चलिए एक एक करके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। शिफ्ट 2 में हुआ था, ऐसा ही होने वाला है इस बार भी। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 का मतलब क्या है, बोले साहब पहली पारी में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा, दूसरे में पेपर 2 का। ठीक, तो ऐसा था, अब देखिए इस बार शायद ऐसा ही रखे, सेम टू सेम रखे। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है कि शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, उसका संबंध किससे है? भावनात्मक क्षेत्र से है, प्रक्षेत्र लिखा है, मैं जानबूझ के उसको शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ। क्षेत्र से है, संज्ञानात्मक से है, क्रियात्मक पक्ष से है, ठीक, या मनोगत्यात्मक से है साहब जी। शिक्षक का ज्ञान, तो शिक्षक को जितना नॉलेज होगा, नॉलेज का मतलब ये कि संज्ञानात्मक, कौन सा कहलाता है उसका? संज्ञानात्मक। यही वजह है कि इसका आंसर क्या था, बी, संज्ञानात्मक। कई विद्यार्थी गलत बनाए होंगे। शिक्षण प्रभावित करता यानी इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग जो होती है, या इफेक्टिव टीचिंग जो होती है, उसको प्रभावित करने वाला सबसे पावरफुल पॉइंट क्या है, या कारक क्या है, या वजह क्या है? कुछ ऐसे भी उसको देखना चाहिए कि शिक्षण को, किस चीज की बात हो रही है? टीचिंग के बारे में बात हो रही है, इफेक्टिव टीचिंग। ठीक, तो एज, जेंडर दिया है, ठीक, व्यवसायिक दक्षता दिया हुआ है आपको, और शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग क्या सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात है, एज प्रभावित नहीं करती, अर्थात 60 साल का शिक्षक है कि 30 साल का शिक्षक है, वो प्रभावित नहीं करती। लिंग, बोले मेल है कि फीमेल, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब कोई मेल टीचर पढ़ा रहा है, फीमेल पढ़ा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, यूट्यूब वाले कुछ बच्चों को फर्क पड़ता है, पर जो वाकई में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक, जिनको शिक्षा ही चाहिए ना कि अन्य इधर उधर की बकवास, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा टीचर उनको चाहिए, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये भी प्रभावित करते जरूर है, लेकिन प्रबल कारक पूछे, ध्यान देना, ऐसा कोई भी दुनिया में कारक नहीं जो प्रभावित नहीं कर रहा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी सारे कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन वो कारक नहीं पूछ रहा है, वो प्रबल कारक पूछ रहा है आपसे कि इनमें सबसे प्रबल कौन सा है, सबसे पावरफुल क्या है, सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण चीज वो पूछ रहा है, तो वह बताना है। तीसरी जो चीज दी है, व्यवसायिक दक्षता की, टीचिंग के बारे में वो कह रहे हैं साहब कि कितना प्रोफेशनल है वो टीचर। प्रोफेशनल का मतलब ही होता है अपने काम को विधिवत तौर तरीके से, श्रेष्ठतम तरीके से करने वाला व्यक्ति, उसको ही बोलते हैं प्रोफेशनल्स। उसके टूल्स भी प्रोफेशनल्स होते हैं, टेक्निक भी प्रोफेशनल होती है, नॉलेज भी प्रोफेशनल लेवल है, हायर लेवल पर ही होता है। ये चीज प्रभावित करती है, तो इसका आंसर यही वजह थी, ये सामग्रियों का उपयोग नहीं हो, प्रभावित करता है पर उतना नहीं कि साहब कोई बहुत महंगे पेन से लिख रहा है, बहुत महंगी कॉपियों में लिख रहा है, कोई बहुत महंगी डिवाइस यूज कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की, कोई सस्ती यूज कर रहा तो करेगा थोड़ी बहुत कि नहीं सर इसमें साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी इसमें आती है, पर ऐसा नहीं है कि वो सबसे प्रबल कारक है। प्रबल कारक क्या है? ये, क्योंकि बाकी तीनों चीजें कितनी ही अच्छी भी हों या कैसी भी हों, अगर ये चीज नहीं है, व्यवसायिक दक्षता पढ़ाने वाले टीचर में, तो फिर तो समस्या वाली बात है साहब। ठीक, स्मार्ट कक्षा को लेकर क्वेश्चन था। स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग किस पर निर्भर करता है? तो कंप्यूटर लिटरेसी पर ही निर्भर करने वाला है सबसे पहला, साक्षरता पर नहीं करता, कंप्यूटर पर भी नहीं करता है, विद्यार्थियों की उम्र पर भी नहीं करता। किस पर पड़ता है? बोले कंप्यूटर की साक्षरता। यदि उस डिवाइस को, उस मशीन को चलाना, उसको हैंडल करना हम जानते हैं, तो अपन आराम से हैंडल कर लेंगे, सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। और नहीं तो साहब जी फिर वो स्मार्ट क्लासेस जो है, बड़ी बोरिंग क्लासेस, बड़ी बोझिल क्लासेस होने वाली है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस ही है, तो बोले सर माइक ऑन अपना ऑफ रखिएगा, अपना वीडियो ऑफ रखिएगा, ऐसे उसको कनेक्ट करिएगा, ये ऐप है हमारा, आईडी ये है, पासवर्ड ये है, लॉग इन ऐसे करें। बोले सर हम ये सब नहीं जानते, तो बोले साहब समस्या होने वाली है। जो बंदा जानता है वो कहे हाँ 2 मिनट में बिल्कुल आईडी बना लेंगे, 1 मिनट में बना लेंगे, लॉग इन कर लेंगे, पासवर्ड आप दे दीजिए, हम फटाफट उसको कर देंगे सर, तो हम एंटर हो जाएंगे क्लास में। नहीं तो फिर सारी चीजें अपन को यहीं से करनी पड़ती है। एक काम करो आप इसको ओके बस कर दो, बाकी हम सब यहीं से कर रहे हैं, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, ये कर लो, ये कर लो। क्या अगर वो बंदा कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त है, चलाते बनता है, तो भरपूर वो उपयोग कर पाएगा, नहीं तो दिक्कत है। यही वजह हम इसको फोकस कर रहे हैं शासन या सरकार।
शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में क्या सम्मिलित होता है? व्यावसायिक साहित्य, सहकर्मी, व्यावसायिक समितियां, व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ था और ये टफ क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या दिया हुआ था आपको? सब ऑल, यानी ये सब चीजें जो आ रही हैं, उपलब्ध संसाधन है, ये है कि नहीं है? उपलब्ध संसाधन पढ़ाने वाले टीचर के लिए बोले साहित्य चाहिए, साहित्य अर्थात व्यवसायिक वाला लिखा है, अर्थात जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उसकी बुक्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह चाहिए, हाँ चाहिए। सहयोगी चाहिए, बिल्कुल चाहिए साहब। सहकर्मी, ठीक। ऑनलाइन के बारे में ही बात कर लो, जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन बस पूछ रहे हैं आपसे, ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन क्लास को चलाने के लिए 4 लोग चाहिए, अकेले तो पागल हो जाने वाली स्थिति होती है कि साहब तुम कंप्यूटर को ऑपरेट करना, तुम इसको हैंडल करना, तुम बताना क्या क्या चाह, पढ़ाने वाले टीचर तो अलग ही है। टेक्निकल टीम बोले माइक कैमरा एक्शन, ठीक, बहुत सारी बातें बोले हो गए लाइव, हो गया अपना ऑनलाइन। तो बहुतों को देखना बोले बस पूछते ही रहते हैं, लाइव क्लास में पूछ रहे थे, हाँ ऑनलाइन हो गई, तो पता चला वो बिगनिंग ही में वो आ गया, बराबर हो गए साहब। ठीक, तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, पर बता रहे संसाधनों का प्रकार है कि नहीं है। तो सहकर्मी भी है, व्यवसायिक समितियां भी होती हैं वाली बात है करके लिए, व्यवसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप भी है, एक्टिविटीज वगैरह को लेकर। ठीक है, तो सी वाला ऑल। निम्नलिखित से कौन सी अध्येता की विशेषताएं जो कि उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती? नेगेटिव वाला क्वेश्चन है, साफ साफ का है नहीं करती। ऐसी कौन सी चीज जो प्रभावित नहीं करती किसको साहब जी? अध्येता। हिंदी मीडियम वाले विशेष ध्यान रखना, इस तरह की शब्दावली आएगी। अध्येता क्या है, कौन क्या, तो समझने में दिक्कत जाए तो उसमें उठाकर एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना। ठीक, कि साहब लर्नर्स के बारे में बात हो रही, सीखने वाले के, अध्ययन करने वाले के बारे में बात हो रही। यही वजह कि उसको क्या कहा? अध्येता करके कहा हुआ है। ठीक, सीधी बात, सरल शब्दों में इसको तोड़ लो। पढ़ने वाले को क्या प्रभावित नहीं करता, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखते हैं, मानसिक परिपक्वता करती नहीं करती साहब जी? सीखने वाले को बोले सर करती है, बिल्कुल करेगी। जब भी तो पिछले क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया कि साहब जी कंप्यूटर साक्षरता है, हाँ है। ठीक, बच्चा है, बड़ा है, वृद्ध है, प्रौढ़ है, बिल्कुल प्रभावित करेगी। छोटे बच्चे कंप्यूटर आराम से चला ले रहे हैं क्योंकि उनकी वो एजुकेशन। वहीं अपन 50 साल के हैं, अब अपन सीख रहे, तो अपन को दिक्कत जाएगी कि बटन दबाने में लगेगा कि इस वाली बटन को दबाए कि नहीं, फट तो नहीं जाएगा, प्रभावित करेगा साहब जी। परिपक्वता, तो हम उस फील्ड में मानसिक रूप से कितने परिपक्व हैं, ये वाली बातें भी प्रभावित करती हैं। इंटरेस्ट, बिल्कुल हमारा इंटरेस्ट है किसी चीज को सीखने में, तो मन लगा के सीख पाते हैं। नहीं है, मजबूरी में सीख रहे हैं, प्रभावित करती है साहब जी सीखने की क्षमता को। साथ ही साथ एटीट्यूड, बिल्कुल डेफिनेटली प्रभावित करता है साहब की, व्यक्ति की खुद की मनोवृत्ति क्या है, खुद की मनोदशा क्या है, उसके प्रति सोच कैसी क्या है, बिल्कुल प्रभावित करती है साहब। कोई महत्वाकांक्षी, कोई नई चीजों को सीखने के लिए आतुर रहता, कोई बिल्कुल ही नहीं रहता, बोले नहीं अपन को कुछ नहीं करना। ठीक, तो ये भी प्रभावित करती है। जेंडर, जेंडर कहीं से नहीं, बिल्कुल नहीं करता। मेल भी हो सकता, फीमेल भी हो सकता मेल अच्छे सीखे, हो सकता फीमेल अच्छे सीखे, हो सकता दोनों अच्छे सीखे, हो सकता दोनों में से कोई नहीं सीख रहा हो। तो बाकी चीजों पर ये निर्भर करता है, ना कि जेंडर पर। इस जेंडर के लोग ज्यादा अच्छे सीखते हैं और जेंडर के लोग अच्छे से नहीं सीखते, ये फालतू की बात है। प्रभावित नहीं करती पूछा था, वहां क्वेश्चन क्या था? नहीं। आंसर क्या होगा? जेंडर, डी वाला। कुछ इस प्रकार से अपन को उसको सॉल्व करना था। जिस समूह में स्वतंत्र चर, एक क्वेश्चन मान के चलना, स्वतंत्र चर पर आने वाला है, बार बार क्वेश्चन आता है, वेरिएबल्स वगैरह को लेकर के तैयार रहना था। जिस समूह में क्वेश्चन दिया है स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है, उसे क्या कहा जाता है? वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह या बाह्य समूह? स्वतंत्र चर उपस्थित हो, चरों के प्रकार पढ़ने हैं अभी अपन को, इसमें क्वेश्चन आना ही है। एक क्वेश्चन वेरिएबल से आप बिल्कुल लिख के रख लो, मिलेगा ही मिलेगा साहब। ठीक, तो वेरिएबल्स, उसके टाइप्स, उसका मीनिंग वगैरह लंबी क्लासेस होगी, इस पर बात करेंगे। कौन से वाले हैं? प्रयोगात्मक,
करके दिया है। शो द डिजाइन। जब भी लगे टफ आ रहा है, समझ नहीं पा रहे, इंग्लिश वर्जन एक बार जरूर देखना। रिसर्च डिजाइन, किससे, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि उसकी विशेषता है या उस विशेषता के रूप में दर्शाई जाती है। खोज, उपचारक, अनुसंधानात्मक, या ये सभी चीजें। बोले सर ऑल है। तो ये जो टॉपिक हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ आपको बताए, इन टॉपिक को जब आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से और उसको बना पाओगे। कुछ खास क्वेश्चन बस मैं ही उठाना चाहता हूँ। ऐसे ही अब ये है प्राकृतिक आपदा तथा उस पर घटित होने वाले बनाएंगे अपन इनको। फिर आगे देखो चर वाला क्वेश्चन कहा था आपसे, अध्ययन के प्रकार, ठीक, स्टडीज, लर्निंग, टीचिंग, उन पर क्वेश्चन। कौन रिसर्च रिपोर्ट का प्रकार नहीं है, ये शोध का क्वेश्चन है, शोध प्रबंध वगैरह इत्यादि वगैरह को लेकर कौन सा नहीं है। पाठ्य पुस्तकें वगैरह, ठीक है, पढ़ेंगे क्यों क्या कैसे। शोध में फिर से ये शोध वाला क्वेश्चन आ गया, तो यूनिट जो आपको दी है दूसरे नंबर पे है शायद मेरे ख्याल से। फिर गद्यांश वाला आ गया, 30 नंबर की यूनिट के क्वेश्चन। लाइन से कितने दिए होंगे, पूरे एक गद्यांश दिया होगा आपको, ऐसा पैसेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया होगा आपको। फिर उसके पश्चात में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा, शीर्षक बता दो, ठीक। फिर उसके बाद में फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये है क्वेश्चन, लंबी सी कथा दी हुई है अपन को वहां पर। एक पैसेज पर सोचिए एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, दूसरे पर फिर दूसरा पैसेज उन्होंने क्वेश्चन पूछा उन्होंने, बताइए। यानी जब आधा पेज आप पढ़ रहे हो तब जाकर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीजें हमको मिलेंगी, बनाएंगे इन सबकी टेक्निक। फिर ये आपको एक अलग पैसेज दे दिया, फिर इस पर एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो काफी बड़े पैसेज थे, टाइमिंग टेकिंग था कई विद्यार्थियों के लिए, काफी समय गया, तब जाकर उसको वो बना पाए थे अनेक विद्यार्थी। तो इस समय ही तो बचाना है और सही भी बनाना है अपन को। संप्रेषण के प्रकार, ठीक, संप्रेषण आपको अलग से यूनिट दी हुई है। संप्रेषण प्रक्रिया, प्रभावी संप्रेषण, ठीक। रीजनिंग आ गया, यदि रीड को 14 लिखा जाता है तो लर्न को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपको। पी क्यू आर, कोई खेल खेल रहे हैं, पी क्यू आर तथा एस कैरम खेल रहे हैं, पार्टनर ये करके लिखा हुआ है, दाएं बाएं ये है, बनाएंगे तो रीजनिंग। सीरीज आ गया आपको, क्रमबद्ध जो आपसे कहा था क्रमबद्धता, प्रश्न चिन्ह को भरिए, तो वहां पर क्या आएगा कि 3 आया, फिर 7 आया, फिर 10 आया, फिर 14 आया, कितना क्या बढ़ा रहे, 3 के बाद में 4 बढ़ा दिया तो 7, 7 के बाद में फिर 3 बढ़ा दिया तो 10 हो गया, 10 के बाद में फिर 4 बढ़ा दिया, मैंने 4 3 4 3 कुछ ऐसी सीरीज चल रही है, तो अगला क्या होने वाला है साहब, इस प्रकार से। कौन सा एक अन्य से भिन्न है, TUVX, तो इसको बनाने का तरीका अलग होता, बताएंगे, ठीक है। के की माता जे है, जे का पुत्र एल है, एन का भाई एम है, तो बताओ कौन किसका क्या पिता पुत्र पत्नी पति क्या है, ठीक। रिलेशन, ब्लड रिलेशन। यदि कोई तर्क वाक्य, ये आ गया आपका वो जो तर्क वाले क्वेश्चन थे, यूनिट आपको अलग दी है। कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है, ठीक। यदि कोई तर्क वाक्य, कोई भी आदमी ईमानदार नहीं को गलत माना जाता है, बहुत टिपिकल होता है क्वेश्चन, बहुत एनालिटिकल, गलत मान रहे कोई तर्क वाक्य, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से किसे निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है। बहुत आराम से समझ के पढ़ के 4 प्रकार के लॉजिक लगा करके इसको बनाने का अपन प्रयास करेंगे, ठीक है। कोई भी आदमी ईमानदार नहीं, इसको गलत मांग रहे हैं, तो कौन सा सही होगा इनमें से सभी, ठीक। कुछ आदमी ईमानदार हैं, 20 का आंसर दिया था, बात करेंगे अपन इस पर डिटेल में क्यों क्या कैसे। आ गया आपका वैन आरेख, बताया कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां शेर हैं, कुछ शेर जो है वो ये नहीं है, कौन क्या है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ था। ए सभी पुरुषों को, डी दाढ़ी वाले को, सी गिटार भी बजाते हैं, दर्शाता है, तो बताइए साहब जी, तो उनके संबंधों के लिए सही रेखा चित्र कौन सा होगा, ठीक। इस प्रकार से करके आपको दिया हुआ है, तो यानी कि ए क्या है, मेल है,
बी क्या है, दाढ़ी वाले हैं। सी क्या है साहब जी, बोले गिटार बजाने वाले करके हैं। ठीक, ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। काफी बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन डिलीटेड। ये भी एक समस्या देखने को मिलेगी कि कोई क्वेश्चन डिलीट करना पड़ गया साहब। तो ये दिया हुआ है अपन को, क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया तो अब क्या बात करें, दो दो आंसर सही होंगे, यही वजह है। ठीक, किस प्रकार से बनाएंगे अगर उसको देखना है अपन को तो। चलिए, पहली लाइन कही गई है कि अधिकांश गिटार वादक दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं सभी। ठीक है, मान गए। हाँ, अगली लाइन दी है, ए सभी पुरुषों को, मान लो कि ए ये है, ये ऑल मेल्स को दर्शा रहा है। ठीक है, कौन, ए। बी किसको दर्शा रहा है साहब जी, दाढ़ी वालों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये है, दाढ़ी किसकी होगी, पुरुषों की ही होने वाली साहब जी। इसका मतलब है कि जो मेल होने वाले हैं वो किसके, इसके अंतर्गत ही आने वाले हैं। ठीक है, बाहर हो गया ये थोड़ी सा। तो गिटार वादक अधिकांश जो होते हैं दाढ़ी वाले पुरुष होते हैं। मान लो कि अपन ने एक गिटार वादक का बनाया, गिटार बजाने वाले लोग इतने हैं, तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि अधिकांश क्या दाढ़ी वाले हैं साहब जी। तो गिटार जो लोग बजा रहे होंगे तो कुछ लोग क्या होंगे, दाढ़ी वाले होंगे और कुछ नहीं भी होंगे, क्योंकि अधिकांश कह रहा है, ऑल नहीं कह रहा वो। तो ये किस चीज का लेकर के बना दिया कि साहब जी गिटार बजाने वाले और दाढ़ी वाले साहब जी। ठीक है, बी दाढ़ी वाले पुरुषों को दर्शा रहा है, ठीक है साहब जी। सी सभी गिटार वादकों को दर्शा रहा है। तो ए बी सी के लिए चित्र क्या होने वाला, तो एक एक करके अपन देखें। ए बी सी का मीनिंग यहाँ पर है कि बोले साहब ए सबसे बड़ा चित्र होगा क्या, क्योंकि ए सभी पुरुषों को, हाँ जी होगा, ए सबसे बड़ा वाला। ठीक, क्योंकि ऑल मेल, तो उसके अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि दाढ़ी किसकी, बोले मेल के बारे में बात हो रही, फीमेल की यहाँ बात ही नहीं हो रही है ना, क्योंकि दाढ़ी वाली बात पॉइंट कह दिया साहब जी। चलिए, कुछ मेल दाढ़ी रखते भी होंगे, कुछ नहीं भी रखते होंगे, कुछ मेल गिटार बजाते हो, कुछ बांसुरी बजाते होंगे, तो बांसुरी वालों की तो यहाँ बात नहीं हो रही, अन्य की तो बात नहीं हो रही, सिर्फ गिटार वालों की। तो उस संदर्भ में अपन देखें साहब जी, तो दाढ़ी वालों को बता दिया किसने, बी ने। गिटार पूरे उसकी ओवरऑल बात हो रही है। ए क्या है साहब जी, सभी मेल के संदर्भ में बात हो रही है। कुछ इस प्रकार से अपन इसको बनाएंगे, कौन सा इनमें से फिट बैठता है। तो अपन देखें, सॉरी, एक तो ये वाला अपना फिट बैठ गया। ठीक, और एक ये वाला भी फिट बैठ सकता है। यही वजह है कि इसके दोनों ही आंसर होने के कारण फाइनली ले दे करके वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। और ये होता है पीएससी के द्वारा लिए गए क्वेश्चन में, आप लोग इस बात को जानते हैं। फिर आगे कौन सा रेखा चित्र गाजर को, खाद्य सब्जी इत्यादि वगैरह को पढ़ेंगे, दर्शाता है। वैन आरेख। चलिए, कथन दिए हैं, वाक्य दिए हैं, तो तर्क वाक्य वाला एक यूनिट आपको दी है। अभिकथन ए एवं युक्ति आर है। इन दो वाक्यों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें साहब। ठीक है, कुछ आदर्शवादी धर्मांध हैं, ये क्या है, अभिकथन दिया है, जबकि उसके बारे में आपको तर्क जो दिया हुआ है उस कथन के संदर्भ में, तर्क क्या है, आर है। नीचे अपन को देख नहीं रहा, इसका मतलब हो सकता है कि और भी तर्क ना दे दिए हो, ये बात पहले से चेक कर लेना। कथन है कुछ आदर्शवादी धर्मांध है, रीजन सभी सुधारवादी आदर्शवादी और कुछ सुधारवादी धर्मांध हैं, और कोई सा दिया है क्या, नहीं। अब यहाँ पर आपको ये इस तरह से दिया जाएगा कि बताइए सर, ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं करता है, बताया था जो मैंने पैटर्न। इस प्रकार से एक दो क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं साहब। तो फॉर एग्जाम्पल, कुछ आदर्शवादी धर्मांध हैं, सभी सुधारवादी
आदर्शवादी हैं और कुछ सुधारवादी धर्मांध भी हैं साहब। तो आदर्शवादी और धर्मांध, ये दो पॉइंट हैं। एनालाइज करेंगे, चित्र वगैरह बनाकर देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तब जाकर अपन इसका उत्तर निकालेंगे। बामुश्किल 1 मिनट, 1 डेढ़ मिनट में बन जाएगा। ये दिया है आपको, ठीक। जो क्वेश्चन आपसे कहा था, 4 विद्यार्थियों OPQ आर ने परीक्षा दी है, ठीक है। सब मिलकर 4 प्रश्न पत्र हैं, टोटल पेपर दिए हैं 1 2 3 4। हर पेपर में इतने इतने अंक हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक ये दिए हैं आपको, ठीक। एक टेबल दी हुई है, क्लियर है। ए एब्सेंट को दर्शाता है कि यहाँ पर विद्यार्थी एब्सेंट रहे। अब इन पर वो क्वेश्चन पूछ देने वाले आपसे, किस प्रकार से। किस विद्यार्थी को हल किए गए पेपर को मिलाकर 60 से 65% अंक मिले हैं? किस विद्यार्थी को? तो 60 से 65% मिले हुए हैं साहब जी, बोल रहे हैं किस विद्यार्थी को। इसका मतलब है विद्यार्थी कौन है? PQR। पी को कितने मिले हैं साहब जी? परसेंटेज निकाला अपन ने। इनको जोड़ेंगे, 60 81 45 55, इनको जोड़ेंगे, फिर निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और फिर अब देखेंगे सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, तब बता पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसके 60 से 65 के बीच में परसेंटेज बने हैं, ठीक। तो चारों का करना पड़ेगा, उन 4 में से देखना पड़ेगा कौन सा सही आ रहा है। कैलकुलेशन का खेल है, यही है DI आपका। किस विद्यार्थी को न्यूनतम अंक मिले हैं? फिर वही चीज करेंगे कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से नंबर वालों के बारे में बात हो रही है। अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन के ठीक पहले लिस्ट वगैरह आपको विधिवत दी है, इनको एनालाइज करना पड़ेगा अपन को। आधा से 1 मिनट लेगा। एक और डायग्राम आपको दिया है, मासिक खर्च पर एक पाई चार्ट दिया है। 70% क्लॉथ पर हो रहा है, 30% दिया आपको रेंट पर, 90% एजुकेशन, 170 शिक्षा पर कितना खर्च किया गया मासिक खर्च का, ऐसे करके क्वेश्चन है, ठीक है। बनाएंगे साहब। तो परसेंटेज, वो जो आपको क्वेश्चन मैथ यूनिट में दिया था, मैथ्स वाले में सेम वही बात आ रही है। फिर उसी पर, यदि भोजन पर 1500 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कपड़े पर कितना खर्च हो रहा है? भोजन वाला कहाँ गया, फूड वाला? बोले 170% करके लिखा हुआ है, तो कपड़े पर कितना? तो 170 बराबर इतना, तो 70 बराबर कितना, क्लॉथ कितना, 70% करके है। चलो, कंप्यूटर, ठीक। ये आपको वहां पर दे दिया है क्वेश्चन, दिया प्रत्येक कंप्यूटर का इंटरनेट प्रोटोकॉल पता होता है। क्लियर। कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन यूनिक होता है, सभी का एक यूनिक एड्रेस। आसान क्वेश्चन है फिर भी। कंप्यूटर संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु BCR का फुल फॉर्म क्या है आपको दिया है, ठीक। स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नॉर्टन क्या है? इंटरनेट बैंकिंग का यूज। ध्यान देने वाली बात है कि ये 2018 वाला पेपर है, तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत अपडेशंस हुए हैं, और आपके ज्ञान को लेकर भी, डिजिटलाइजेशन को लेकर, इंटरनेट बैंकिंग को लेकर काफी बदलाव आया हुआ है। नई चुनौतियां भी आई हुई हैं, उन पर ही क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर पर्यावरण पर क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक। प्राकृतिक आपदा नहीं है, पूछ रहे हैं साहब, पर्यावरण का ही सेक्शन है ये। कथन कारण, ठीक। फिर अब इस पर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कूट के आधार पर चयन करिए साहब जी। 1 2 2 1 2 3 3 4। हायर एजुकेशन को लेकर के क्वेश्चन नंबर 45 से चालू हुआ। इग्नू की स्थापना कब क्या हुई साहब, ठीक है। दिव्यांग बच्चे, मैंने कहा था विशेष बच्चे, कुछ साधारण बच्चे और कुछ दिव्यांग बच्चे, उनके संदर्भ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? संस्थानों को लेकर शिमला में है। नैक के बारे में, ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार हाईएस्ट जो ग्रेड है, हायर जो ग्रेड है,
वह क्या करके कहलाता है। पढ़ेंगे नैक को लेकर बहुत अपडेशन है, कब बना नैक, कहाँ मुख्यालय, वर्तमान चेयरमैन इत्यादि वगैरह कौन है। दूरस्थ शिक्षा की जो रेगुलेटरी बॉडी है वह कौन सी है डिस्टेंस लर्निंग को लेकर के, यूजीसी। हायर एजुकेशन की मैक्सिमम आंसर यूजीसी ही आता है, कुछ खास को छोड़ करके। यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे साहब जी, क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक, एसएस भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर। कई बच्चे कह रहे नहीं सर ये नहीं थे, कोई और थे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले तो कई महीने गुजारे हैं इसमें, इस क्वेश्चन को तो बात करेंगे एक एक चीज को लेकर। तब कौन थे, अब तक कुल कितने डायरेक्टर हो, वर्तमान में कौन है साहब। ठीक, सब पर बात करेंगे। 50 क्वेश्चन ये है आपके सामने। चलिए अब मुद्दे पर अपन अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट अपने लिए यह है कि साहब ये दो तीन जो एग्जाम है इनको एक साथ अपन को बनाना है और विधिवत बनाना है। और क्या तरीका अपनाया जाए, तो पहला तो यही है कि हाँ पढ़ना है पूरा का पूरा। ठीक है, पढ़ लेंगे, लेकिन अब इसमें एक बात समझ लो अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर के। पहली बात, अगर किसी भी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है तो 3 से 4 जो आपके आधार हैं आप उनको लेकर चलेंगे। 3 से 4 आधार होते हैं, आप उन्हें लेकर चलें। पहला आधार सिलेबस होता है, सिलेबस आपने बड़े अच्छे से देख लिया। पॉइंट नंबर 1 सिलेबस। पॉइंट नंबर 2 वह होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी आपने देख लिया। पॉइंट नंबर 3 वह होता है आपका मेंटर। एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए ही चाहिए, आपको हमारे पास में मिलेगा। बढ़िया नोट्स से लेकर के गाइडेंस से लेकर के सारी चीजें अच्छी मिलने वाली हैं आपको। अच्छा प्लेटफॉर्म है, बढ़िया ऐप है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही फैसिलिटी मिलने वाली है। और चौथा जो होता है पॉइंट, वो होता है एक अच्छा विद्यार्थी जो एग्जाम को लेकर के प्रतिबद्ध हो, भले ही वो इंटेलिजेंट हो चाहे ना हो, पहले से उसको ज्ञान हो चाहे ना हो। ठीक, बस वो क्या हो, वो प्रतिबद्ध हो, दृढ़ हो कि हाँ मुझे करना है, सीखना है। अगर यह भावना है तो कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, कितने ही कम से कम समय बनाया जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपको सेट के लिए भरपूर समय दिया है, 5 से 6 माह का समय है आपके पास में। यदि 6 माह गिन रहे हैं तो उसको 5 गिन लेना, क्योंकि आखिरी का टाइम 15 दिन अपने रिवीजन वगैरह में चले जाएंगे। अच्छा समय दिया है, इतने समय भरपूर तैयारी की जा सकती है, अच्छी तैयारी की जा सकती है, एग्जाम एक बार में क्वालिफाई किया जा सकता है। ठीक, 5 साल के बाद में आया हुआ है। अनेक विद्यार्थी केवल इंतजार में ही बैठे थे, लाइफ में केवल एक ही गोल लेकर वो चल रहे थे साहब। बड़ी मुश्किल से, बड़े कारणों की वजह से आप देखें चुनाव इत्यादि वगैरह, तो ये आया हुआ है। मौका गंवाना नहीं, सबसे पहली बात बिल्कुल नहीं चूकना है। ठीक, अभी तक पहले से अपन ने तैयार किया हो अथवा ना किया हो, पहले से ऑप्शनल अपना तैयार हो अथवा ना हो, इतने टाइम में आराम से तैयार किया जा सकता है सेट का पेपर। इस बात को आप समझिए, पेपर 1 भी पेपर 2 भी बहुत ही सीधा सा फिगर लेकर आप चलेंगे। 40 और 60 का फिगर लेकर चलिए। 40% आपका टाइम जाएगा पेपर 1 में, P1, और ये जाएगा P2 में, यानी पेपर 2 ऑप्शनल में। ऑप्शनल भी तैयार करना है, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना। पेपर 1 भी तैयार होना चाहिए। ऑप्शनल में बता चुका हूँ, हिस्ट्री वाला ऑप्शन हम लेंगे और भी प्रयास कर रहे हैं, सोशियोलॉजी वगैरह अन्य सब्जेक्ट दोनों में ही अपन को स्कोर करना है। तो सबसे पहला टाइम का मैनेजमेंट जो रहेगा वो 40-60 का रहेगा। 40% टाइम आपको इसको देना चाहिए, 60% टाइम एनर्जी वगैरह आपको ऑप्शनल को देनी चाहिए। ठीक, किसी की भी उपेक्षा ना करें, खासकर तैयारी जिसकी होती है पहले से। वे विद्यार्थी जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी का बोले साहब जूलॉजी है, किसी का बॉटनी है, तो बॉटनी पढ़ने में मन लगा रहता है, उनको ये बोझिल लगेगा। किसी का हिस्ट्री, तो बोले हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहे हैं, उनका इसमें मन नहीं लगेगा, उठाया भी तो बहुत दिक्कत जाती है। उसको सही बैलेंस करिए, सबसे पहली चीज तो 40-60 पेपर 1 भी लेकर चलना है, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं है, स्कोरिंग है, उसके नंबर जो है। पेपर 2 भी लेकर चलना है। ठीक, समय इतना है कि आप दोनों आराम से तैयार कर सकते हो, पर्याप्त समय, और समय हमेशा पर्याप्त ही होता है। अगर इसके लिए ही 3 माह मिलते तब भी मैं यही बात कहता।
और इसके लिए अपन को 30 दिन मिलते, तब भी मैं यही बात कहता कि इतने कम टाइम में भी दोनों को तैयार किया जा सकता है। एक ही रहेगा, 40-60 आधार रहेगा, दिन रात लग के अपन उसको तैयार करते। और नहीं तो भरपूर समय था, 5 साल गुजर गए, कितना तैयार हुआ? नहीं हुआ तैयार। तो डेफिनेटली अपन कर लेंगे। पर्याप्त अवसर होता है, ध्यान रखना, सेट में सेट का कट ऑफ नीचे जाता है, सेट का पेपर फिर भी आसान होता है। ठीक, तो बिल्कुल नहीं चूकना ये मौका। क्लियर? आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर नेट के लेवल पर, जेआरएफ के लिए ही पढ़ाया जाएगा, परंतु इस प्रकार से एफर्ट की जाएगी कि आपका ना केवल नेट, सेट और एपी का एग्जाम का भी प्रिपरेशन हो जाए। जिनको सेट नहीं भी देना, वो इसको लेकर इसलिए चलना क्योंकि कल को जब एपी देना तो उसका एक पूर्वाभ्यास जरूरी है। इस बहाने ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस तो हो जाएगी, इस बहाने टेस्ट सीरीज तो लग जाएगी, इस बहाने पढ़ने तो बैठ जाएंगे, इस बहाने रिदम तो आ जाएगी पढ़ाई की। नहीं तो होता ही है कि बोले साहब अभी तो 6 महीने पेपर को, जब 2 महीने बचेंगे तब जाके गंभीर होंगे, गंभीर हुए भी और 2 महीने पहले कॉपी किताब नोट्स वगैरह उठाए भी, तो पता चला ट्रैक ही नहीं पकड़ पा रहे, पकड़ ही में नहीं आ रहा, बोले बिल्कुल भूला हुआ सा लग रहा, पुराना सा लग रहा, याद ही नहीं आ रहा है। 2 महीने के उस ट्रैक को पकड़ने में गुजर जाते, पूरा का पूरा समय बर्बाद हो गया। तो जब तक ट्रैक पकड़ पाए, अब पढ़ने मन लग रहा, अब दिमाग में चीजें जा रही हैं, अब समझ पा रहे हैं, एग्जाम ही आ गया। लापरवाही के कारण भी लोग बाहर होते, आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, ऐसा मेरा सजेशन है। अभी से विधिवत सिस्टमैटिक एक एक करके चीजों को पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए। ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन को लगाने हैं, नेट के भी लगाएंगे अपन। सेट में तो ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं, बोले सर कितने पेपर हैं, एक ही पेपर है आपके पास, बाकी कुछ है ही नहीं। मॉडल के बिहाफ में या मॉडल के भरोसे मत रहना, बहुत बुरे डूबते हैं बच्चे, बोले मॉडल टेस्ट सीरीज इत्यादि, और बिल्कुल नहीं, गुणवत्ता परख नहीं है तो आप समय ऊर्जा दोनों बर्बाद कर रहे हो। टेस्ट सीरीज में आपको 100 में से 90 नंबर मिल रहे होंगे, अगर गुणवत्ता परख नहीं है तो पता चला जब इससे सामना हो जाएगा ओरिजिनल पेपर से, कोई 90% वाले खिसक के 40% पर आ जाते थे, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो गुणवत्ता परख तो बेस्ट क्या रहेगा, नेट का ही पेपर सॉल्व करिए, हम सॉल्व कराएंगे। आपको किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट, आप लेकर आइए, हम बताएंगे ना, गाइड करेंगे, चाहे पेपर 1 का हो, चाहे ऑप्शनल वगैरह को लेकर हो, कैसे क्या बनाना, उसके रेफरेंस बुक्स वगैरह क्या होंगी, किन बुक से पढ़ना है, कौन से वाले नोट्स लेकर चलने हैं अपन को, टेस्ट पेपर के लिए क्या लेकर चलना है, कहाँ पर आपको टेस्ट पेपर मिलेगी, सारी चीजें बताने वाले हैं आपको। तो धीमे धीमे करके एक एक करके सभी चीजों पर बात होगी, सॉल्व भी कराएंगे क्लास में। खास बात यह है कि यहाँ पर आपको बोर्ड पर सॉल्व भी कराए जाएंगे, क्योंकि अब तो ये काफी आसान हो चुका है अपने लिए, सारे क्वेश्चन सारी चीजें तो इन सबको कराया जाने वाला है। तो ये समय और ऊर्जा दोनों ही लेने वाला है। इस प्रकार से अपन चीजों को पढ़ने वाले हैं इस बैच में। ठीक है, बिल्कुल प्रयास अपना यही है और वो साकार होगा। अभी से जो विद्यार्थी बात मानेंगे, जो लग के तैयार करेंगे, जिनको जैसा बताया जाएगा ऐसे पढ़ो, इस बुक से पढ़ो, इस नोट से पढ़ो, इस वाले टेस्ट पेपर को लगाओ, इसको इतना टाइम दो, इसको इतना टाइम दो, अपने टाइम को ऐसे ऐसे मैनेज करो, जो बात मानेगा विद्यार्थी वो तो निकाल लेगा, सेट भी निकालेगा और एपी भी निकालेगा, और उसके पहले तो नेट भी निकाल चुका होगा वो। नेट को भले ही कम टाइम बचा, 2 महीने बचे, इतने कम समय कैसे तैयारी होगी? बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। क्लास में आपको 100% सिलेबस पढ़ाया नहीं जा पाएगा 2 महीने में, बात सही है, पर अगर सिलेबस का शुरुआत का 10%, 20% भी आपको विधिवत तौर तरीके से बता दिया गया और आपने अपने तरफ से थोड़ी सा दिमाग लगा लिया, एफर्ट लगा ली कि इस टाइप से क्वेश्चन को पढ़ने का, बनाने का तरीका ये बताया गया है टॉपिक नंबर 1 में, टॉपिक नंबर 2 में, यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 4 में, बाकी यूनिट में भी वो फंडे, वो तौर तरीके लगा करके डेफिनेटली आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व कर लोगे और अच्छा बनेगा आपको। तो ये हमेशा से एफर्ट रहती है कि विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाते हैं, ना कि निर्भर। आत्मनिर्भर बनाने का हमारा हमेशा से प्रयास रहता है उनको सिखाने का। तो जो विद्यार्थी बात मानेंगे, अभी अच्छा समय है, अभी से लेकर चलेंगे, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे कहीं जॉब पर हो, चाहे केवल पढ़ाई ही उनका कार्य हो, सभी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग जा रहा है। कोई घर में समय दे रहा है, कोई ऑफिस में दे रहा है, किसी का अन्य एग्जाम, बोले सर हमारा पटवारी है, पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार इत्यादि है, मैनेज करना है, बताएंगे सर।
वैसे मैनेज करिए, उस टाइप से टाइम को लेकर चलिए। ये मत करिए कि एक पर ही ध्यान है पूरा का पूरा, दूसरे पर ध्यान ही नहीं है, वो बिगड़ जाएगा दूसरा वाला। ठीक? सभी पर ध्यान देना है, सभी एग्ज़ामों को अच्छे से देना है, सभी का सेक्शन, सिलेबस इत्यादि अच्छे से तैयार करना है। सब में सिलेक्शन उठा लेंगे, उसके पश्चात तो फिर आप चुन लेना कि आपको पटवारी में जाना है, पीएससी में जाना है, इसमें जाना है, एआर में जाना है, वो देख लीजिएगा आप। ठीक? तो अभी से मत सेलेक्टिव बनिए। अभी तो जितने अवसर हैं, सबको भर दीजिए। आग लगन से झोपड़ा जो निकले सो लाभ वाली स्थिति है, कोई मौका नहीं चूकना। सब में सिलेक्शन उठाना यही प्राथमिकता है, यही प्रतिज्ञा है, यही शपथ है। उसके बाद में आप चुन लीजिएगा आपको जिसमें से जहाँ जाना हो, जो वैकेंसी आपको अपने योग्य लगे। तो इस शेड्यूल में इस तरीके से पेपर्स को पढ़ने वाले भी हैं, टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। प्रयास ये रहेगा, अंत्योदय विद्यार्थी वही टारगेट होगा, सबसे अंत में बैठा, अर्थात जो सबसे कमजोर विद्यार्थी है, जिसका काफी समय से पढ़ाई वगैरह से कनेक्शन कट गया है, छूट गया है, नहीं पढ़ पा रहे, समय कम है, वो कैसे बनाए श्रेष्ठतम तरीके से, बेहतरतम तरीके से, अधिकतम नंबर ला पाए, उसको फोकस करके पढ़ाएंगे तो वो भी सीख जाएगा, और उसके साथ के अन्य विद्यार्थी वो भी सीख जाएंगे, तो सभी को लाभ यहाँ पर होने वाला है। तो इस अप्रोच पर, इस विजन को लेकर हम चलने वाले हैं। ठीक? तो अगली क्लास में हम इसके अब विधिवत टॉपिकों पर बात करेंगे, थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी वगैरह, टेक्निक्स वगैरह को लेकर भी बात करते रहेंगे। तो इसके साथ ही इस बात को समाप्त करते हैं। जो बातें कही गई हैं, जो एनालाइज आपको बताया गया है, उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, 2-4 बार देख लीजिए, अगर आपको लगे तो स्किप करके देख लीजिए, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अपनी स्ट्रैटेजी, अपना तरीका ये रहेगा, ये उसका एनालाइज है, आगे इसी लेवल पर अपन पढ़ने वाले हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।